में अगर मान लीजिए जैसे इक्वेशन दी, एक क्वेश्चन देता हूं मैं बच्चों, C3H8O2, ठीक है, आपको इसने ऐसे दे रखा है ना। तो वो कहता है कि इसका ई नोट आपको दे रखा है -2.5 वोल्ट, है ना, 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो इसका आपको डेल्टा जी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज सुन लो बच्चों, आप जो ये अभी हमने हेडिंग क्या डाल रखी थी, हमने हेडिंग डाल रखी है फ्यूल सेल, है ना बच्चों। तो फ्यूल सेल की रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, ये पता है आप लोगों को? फ्यूल सेल की रिएक्शन कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे देखो, मैं इसी को लिख के बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा मैंने 11th में कंसेप्ट बताया था कि जितने कार्बन है क्या करेंगे, उतने CO2 बना देंगे। C3H8 में कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है, तो 3 CO2 बना दो, ठीक है। जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ मोल वाटर के बना दो, तो आपको टोटल 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 4 मोल्स ऑफ वाटर बना दो, बना दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो सुनो, क्या करोगे आप कि इधर कितनी ऑक्सीजन हो गई चेक करो, 3 CO2, तो 3 CO2 में 6 ऑक्सीजन हो गई और इधर 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, 10 ऑक्सीजन हो गई, है ना बच्चों, 10 हो गई। 10 एटम है, तो हम कह सकते हैं कि 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से पार पड़ जाएगी हमारी, पड़ जाएगी बच्चों। 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 10 हो गए, है ना बच्चों, समझ में आया? अब देखिए, सपोज जैसे मान मैं आपसे ये कहता कि मेरे पास C5H12 है, सपोज इसकी कंबर्शन की रिएक्शन लिखनी है, तो देखो बच्चों इसमें चेक करो, देखो इसमें 5 कार्बन है, तो क्या होगा 5 CO2 हो गया बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 12 है, तो CO2 तो जितने बनाएंगे, H2O हाइड्रोजन के जस्ट हाफ बनते हैं, तो 12 हाइड्रोजन है ना, तो क्या बना देंगे, 6H2 बना देंगे। अब देखो बच्चों क्या हुआ, यहाँ 10 ऑक्सीजन तो यहाँ होगी और 6 यहाँ होगी, तो टोटल 16 होगी बच्चों। 16 ऑक्सीजन का मतलब 8O2, हम यहाँ पे काम, बात समझ में आई? बोलो बच्चों, ये क्लियर है मामला? कर, क्या फंडा याद रखना है, जितने कार्बन है उतने CO2 बनाएंगे, जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ देंगे, H2O बना देंगे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों सुनो, हम वापस इस क्वेश्चन पे लौटते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ई नोट दे रखा है और डेल्टा जी नोट हमें बताना है। तो बच्चों बताओ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो, है ना, तो हमें डेल्टा जी नोट निकालना है। तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, डेल्टा जी नोट क्या होता है, -NF ई नोट सेल होता है क्या, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला ही होता है। ई नोट गिवन है, एफ जानते हैं, अब पंगा किसमें है, एन में पंगा है बच्चों, है ना। अब ये एन कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ एन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो, करना क्या है, ये C3H8 है बच्चों, ठीक है, ये 3CO2 में गया, ये तो कंफर्म है बच्चों। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में आपने 11th में सीखा था कि एक कंपाउंड जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको लिख लो। अब देखो अपन बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं अपन, सबसे पहले क्या करते हैं, अदर देन आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो कार्बन है,
वो ऑलरेडी बैलेंस है, देखो इधर साइड है बच्चों। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन राइट साइड हो रही है 6, दिख रही है 3CO2 में 6 हो गई। तो 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मुझे इधर 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, करने पड़ेंगे क्या, 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे क्या। ऐसा करते ही अब देखो बच्चों हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई। अब देखिए लेफ्ट साइड टोटल 8 हाइड्रोजन तो है C3H8 में, एंड 12 है आपकी किसमें, वाटर के अंदर। तो टोटल 20H प्लस हो गई क्या, तो क्या मैं इधर 20H प्लस लगा दूं, क्या मैं इधर 20H प्लस लगा दूं क्या, है ना। और बैलेंस करने पर देखो ये आ गया, चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 20। अब देखो बच्चों यहां से जो ये रिलीज हुआ है ना, इसको पूरा काम में लो आप, ये 20 जो H प्लस है और 20 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको बोल देता हूँ ये एनोड पे हो गया। तो देखो बच्चों कैथोड पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब मुझे बताओ एक वाटर बनने में कितने हाइड्रोजन और कितनी ऑक्सीजन काम आती है, सबको पता है बच्चों। एक वाटर बनने में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। मुझे बताओ मेरे पास टोटल 20H प्लस है बच्चों। तो 20H प्लस अगर है ना, तो मुझे जस्ट इसके हाफ ऑक्सीजन एटम लेने पड़ेंगे। तो 20 के हाफ हो गए 10 ऑक्सीजन एटम। 10 ऑक्सीजन एटम मुझे 5 O2 मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे क्या, 5 O2 मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे क्या बच्चों, बोलो मिलेंगे। अब अगर मैं करूं तो बताओ क्या बन गया, 10H2O बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बन गया क्या। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को एडिशन करके लिखते हो देखो क्या बनेगा बताओ, इन दोनों इक्वेशन का एडिशन करके लिखो क्या बनेगा बताओ। देखो इधर 6 के वाटर मॉलिक्यूल है, इधर 10 है बच्चों, इधर क्या बचे 4H2 बच गए, बच गए बच्चों, ये तो कैंसिल हो ही गए, हो गए बच्चों। अब मुझे बताओ देखो C3H8 है बच्चों, 5O2 और 3CO2, समझ में आया। देखो फाइनल इक्वेशन वही आ गई, फाइनल इक्वेशन वो ही आ गई बच्चों, देखो अरे समझ में आया क्या। मैं एक एग्जांपल और से एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, ठीक है। अब बताओ इसमें अपन कह सकते हैं N20 आया, तो N अगर 20 आया तो डेल्टा G0 -20 96500 और डेल E0 कितना है आपका बताओ, कितना दिया था 2.5, सोल्व कर लेंगे ये आंसर जूल में आ जाएगा बच्चों। चलिए जैसे सपोज आपके पास ये वाली इक्वेशन है C5H10 है ना, तो C5H10 से बच्चों बताओ कितने CO2 बनेंगे, 5 CO2 बनेंगे, बनेंगे। अब देखो बच्चों कैसे बैलेंस करेंगे, ध्यान से समझना, आइन इलेक्ट्रॉन मेथड लगाता हूं मैं, आइन इलेक्ट्रॉन मेथड लगा रहा हूं समझ लीजिए। बोलो कार्बन बैलेंस है दोनों तरफ, कार्बन बैलेंस है। अब देखिए बच्चों इधर 10 हाइड्रोजन और इधर 10 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूं, बोलो 10 वाटर के मॉलिक्यूल लगा सकता हूं, लगा देंगे बच्चों, है ना। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन कितनी होगी लेफ्ट साइड 20 और 10, यहाँ पे 30H प्लस हो गए बच्चों। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन, बोलो 30 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्या, किधर करेंगे, ये 30 इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करेंगे, 30 किस साइड ऐड करेंगे बच्चों, इधर करेंगे ना, करेंगे बच्चों।
ये कौन सी रिएक्शन हो गई? एनोड हो गई। अब इनको यहां से आप उठा लो, ठीक है। अब जितने आपने H प्लस लिए, है ना, ठीक है, जितने आपने H प्लस लिए हैं, आप मुझे बताइए उससे जस्ट हाफ ऑक्सीजन चाहिए। तो 30 H प्लस की जस्ट हाफ कितनी हो गई? 15 हो गए बच्चों। 15 हमें ऑक्सीजन, बोलो 7.5 O2 से मिल जाएंगे क्या? 7.5 O2 से मिल जाएंगे क्या, है ना? तो बताओ बच्चों, हमारे पास क्या 15H2 बन गए? क्या 15H2 बन गए? बोलो, बन गए क्या? अब बताओ, अगर मैं इनको ऐड करके लिख दूं तो एडिशन करके लिख सकते हैं। देखिए C5H10, C5, ये हो गया बच्चों, समझ में आ रहा है? अब बताओ, देखो 5CO2 और ये 5H2। बताओ N की वैल्यू कितनी आई? 30 आई ना? N की वैल्यू 30 समझ में आई क्या? चलिए अब बताओ बच्चों, मेरे पास ये C2H5OH है। पहले इसकी कंबर्शन की रिएक्शन लिखते हैं बच्चों। C2H5OH की कंबर्शन की रिएक्शन लिखते हैं। इसमें बताओ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? C2H5OH में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। तो 2CO2 बना दो। हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? C2H5OH में हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं बच्चों? 6। क्या करेंगे? उसके जस्ट हाफ 3H2 बना दो। बना दिया। अब देखो बच्चों, 4 ऑक्सीजन इधर आ गई, 3 इधर आ गई, टोटल 7 ऑक्सीजन हो गई। होगी बच्चों 7 ऑक्सीजन। देखो उसमें से ऑलरेडी 1 इसमें है, C2H5OH में, है ना? तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर T लगाना पड़ेगा। अब क्या बैलेंस है? क्या ये बैलेंस है क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मुझे इसका N निकालना हो तो क्या मैं कर सकता हूं क्या? N निकाल के बताओ बच्चों, N निकाल के बताओ। 10 12 आ रहा है? देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो, ध्यान दीजिए। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर आपकी 4 है, तो यहां मैं CH2 लगाऊंगा। ऐसा करते ही आप देखिए कितनी हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई? 12H प्लस इम्बैलेंस होगी। तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। अब बताओ क्या करेंगे? इनको उठाएंगे, ठीक है। अब 12H प्लस के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए कि मुझे? 12H प्लस के लिए 6 ऑक्सीजन चाहिए कि बच्चों? जस्ट हाफ। और 6 किससे मिल जाएगी? CO2 से मिल जाएगी। मिल जाएगी बच्चों, बोलो। क्या समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, कर सकते हैं हम आप? कर लेंगे पक्का? ये क्वेश्चन सारे कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, एक क्वेश्चन आया था CH3OH, 3/2O2, CO2 एंड 2H2, ये दिया हुआ बच्चों। ये कहता है कि इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो आ रहा है -726 किलोजूल, ठीक है बच्चों। इसने फ्री एनर्जी, है ना, ऑफ फॉर्मेशन, ये अलग अलग कंपाउंड के दिए इसने। देखो कैसे दिए बच्चों, इसने दिए मिथेनॉल का -166 किलोजूल पर मोल, इसने वाटर का दिया -237 किलोजूल पर मोल, और इसने CO2 का दिया -393 किलोजूल पर मोल, ठीक है बच्चों। ये इसने दे रखा है और ये कहता है कैलकुलेट efficiency
ऑफ दिस सेल। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ, इस बार हमें निकालनी इस सेल की एफिशिएंसी है। ये बच्चों जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस में आया हुआ है बच्चों। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिए, हमें बेटा इसमें देखिए एफिशिएंसी का कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? ऐसा होता है बच्चों? ये होता है बच्चों, बोलो, डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो बेटा, समझ में आई बात? आप इसको ऐसे सोचो, देखो एफिशिएंसी का सिंपल सा मीनिंग, जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ और आपने उसमें मान लीजिए 80 का स्कोर किया, तो आपकी एफिशिएंसी 80% हुई ना, आपकी एफिशिएंसी 80% हुई। तो जो डेल्टा एच नोट है ना, वो तो टोटल मार्क्स को बताता है बच्चों, ठीक है ना, डेल्टा एच नोट टोटल मार्क्स को बताता है। और जो डेल्टा जी नोट है ना, वो आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए उसको बताता है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर हमें डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शन निकालना है बच्चों, एक बार बताओ, आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा कुछ करना हो तो हम क्या करते हैं, याद है क्या? बोलो, जब भी हमें डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं क्या? आपको जब भी डिफरेंस निकालना होता है तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं क्या? बोलो, करते हैं? अब मुझे बताओ, फाइनल कौन होता है एक रिएक्शन में? फाइनल कौन होता है बच्चों एक रिएक्शन में? फाइनल कौन होता है? प्रोडक्ट होता है। तो देखो बच्चों, मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है समेशन ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, लिखा बच्चों। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट में CO2 का 1 मोल है, CO2 का 1 मोल है, तो माइनस 393। अच्छा, H2O के कितने मोल है बच्चों? 2 मोल्स है, तो क्या करेगी? -2, और ये देखो आपका इसका माइनस में ही है, तो मैं ऐसे लिख दूं बच्चों, फिर माइनस। अब बताओ, मिथेनॉल का 1 ही मोल है, तो ये आ गया। अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन की कुछ दी भी नहीं है, बताओ, आपने पढ़ा है ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितनी लेंगे? 0 लेंगे बच्चों। अगर किसी की ना दे, ऐसा आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स की फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या ली जाती है? 0 ली जाती है बच्चों, ली जाती है ना? समझ में आ गई बात ये, है ना? तो अब देखो बच्चों, इसको सोल्व करेंगे बच्चों आप, ये आ गया 701 सॉरी, ये आ गया। आप मुझे बताओ, देखो आपका पेपर था 726 मार्क्स का और आपके मार्क्स आए 701, तो बोला आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो? बोलो, निकल जाएगी एफिशिएंसी? निकल जाएगी? निकल जाएगी बच्चों? देखो, फ्यूल सेल का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कंपटीशन में, तो वो यहीं से आएगा बच्चों। इसमें अगर अभी भी किसी को डाउट है कि हम एफिशिएंसी कैसे निकाल रहे हैं, है ना, आपको डाउट है तो बता दो, क्योंकि बच्चों यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी फ्यूल सेल का तो आपको कल अपन ने पढ़ा ही था कि भैया इसमें वाटर बनता है जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इको फ्रेंडली है ना बेटा? हाँ, बस इसको हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन इस दुनिया की मोस्ट इनफ्लेमेबल गैस होती है, कैटलिस्ट काफी आपके कॉस्टली होते हैं, और इसी सेल का यूज हमने अपोलो फ्लाइट मिशन में भी किया था। वो तो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, वो लिखूं क्या या आप नोट से देख लेंगे? बोलो, नोट से देख लेंगे क्या? ठीक है बच्चों, आगे चले, आगे चले बच्चों, ठीक है, चलिए। एन निकालना आ गया क्या सबको? एन निकालना आ गया क्या इन रिएक्शंस के अंदर? है बच्चों सबको ना? ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो बोल जाओ, अभी भी कोई डाउट है तो बोल जाओ। शाश्वत पुरोहित, शाश्वत एन निकाल सकता है क्या?
शाश्वत पुरोहित। चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। बेटा एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में देखो आपको इसने डेल्टा एच नोट दे रखा है, देखो रिया रोसवान, ठीक है ना। एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में देखो डेल्टा एच नोट आपको गिवन है, आपको डेल्टा जी नोट निकालना है। तो किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नोट कैसे निकालेंगे, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब देख बेटा इसमें CO2 और H2O प्रोडक्ट है, CO2 का 1 मोल बना, है ना। तो हमने क्या किया, CO2 की देख ली, ये देख बेटा इंटू 1 कर रखा है। H2O के 2 मोल बने तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और मिथेनॉल का 1 मोल ही यूज आया तो माइनस कर दिया। ऑक्सीजन एलिमेंट है उसकी 0 होगी, तो हमने ये सोल्व कर लिया, सोल्व करके वैल्यू निकाल ली और फिर उसका रेशियो ले लिया हमने उसके साथ, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन बात करें सेल या बैटरी। देखो बच्चों सुनो, सेल या बैटरी में देखो क्या होता है, दो तरह के होते हैं बच्चों, है ना। सेल या बैटरी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। देखिए, वन इज प्राइमरी सेल एंड अदर इज सेकेंडरी सेल, ठीक है बच्चों। देखो प्राइमरी सेल जो है ना वो क्या है, वो आपके इनमें जो होता है ना बच्चों, प्राइमरी सेल में इनमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है। यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ बच्चों, इरिवर्सिबल, है ना बच्चों। इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई फिर, है ना, इरिवर्सिबल हुई। इरिवर्सिबल का मतलब ये ऐसे सेल हैं, है ना, इनको अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, कांट बी रिचार्ज, नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये ऐसे सेल है कि यूज एंड थ्रो। बेटा ऐसे हम सेल यूज लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना बच्चों, लेते हैं बच्चों, जिनको क्या होता है कि एक टाइम के बाद जैसे ही वो आपका वोल्टेज प्रोवाइड करना कम करते हैं, बंद करते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, पता है क्या, बोलो बच्चों। है ना। अब देखो इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल ड्राई सेल है ना, और मरकरी सेल है इसके एग्जांपल। अब देखो बच्चों जो सेकेंडरी सेल है ना, सेकेंडरी सेल का मतलब है बाई डायरेक्शनल सेल, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, होगी बच्चों। रिवर्सिबल का मतलब अपन इसको चार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज कर सकते हैं। बोलो, आपने देखा होगा आजकल ऐसे सेल भी आते हैं ना कि जब हम उसको चार्जर में लगा के वापस रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे आप कैमरा यूज लेते हो तो कैमरे में के अंदर ऐसे सेल आते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल के अंदर बोलो, मोबाइल के अंदर होता है बच्चों, है ना। तो इसके अगर मैं एग्जांपल देखूं, इसके एग्जांपल अगर देखूं तो एक तो होती है बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी, और एक है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल को कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है निकेड सेल, निकल कैडमियम को निकेड सेल बोल दें। तो बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, देखो प्राइमरी सेल में बेटा क्या होता है, जैसे मैं दोनों सेल को समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैं लेता हूं मरकरी सेल। होता है क्या बच्चों, मरकरी सेल के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, आपकी इस तरह से एक बॉडी होगी, ठीक है। हमेशा इन सेल में एक खास बात है, इस तरह का एक कंटेनर होगा, बीच में इस तरह से एक रोड लगी होगी, ऐसा कुछ, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। फिर क्या होता है बच्चों, यहां से ये ऐसे कवरअप होता है, और यहां आपने देखा होगा कभी अगर ढंग से ऑब्जर्व किया हो तो एक मेटल की
एक कैप लगी होती है बच्चों, देखा है क्या आपने? ऐसा ऐसा होता है बच्चों, है ना? अब देखो बच्चों सुनो, होता क्या है इसके अंदर, देखिए ये जो है सेंटर में जो है ना बच्चों, सेंटर वाला ये है कैथोड, ठीक है, और जो ये बाहर वाला जो कंटेनर है वो है एनोड। सेंटर में हमेशा कैथोड और बाहर हमेशा एनोड। अब देखो बच्चों सुनो, यहाँ जो कैथोड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, एनोड जो है वो जिंक का बना होता है, ठीक है। दो चीजें आ गई क्या? दो चीजें आ गई, कौन कौन सी बच्चों? एनोड एंड कैथोड। तीसरी चीज बच गई, क्या बच गई? तीसरी चीज बच गई, क्या बच गई? इलेक्ट्रोलाइट बच गया। बच गया ना बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट बच गया, है ना? अभी इलेक्ट्रोलाइट अपन कहां से लाएंगे वो देखते हैं अपन। देखो तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में यहां पर देखो बच्चों, मरकरी का ऑक्साइड और आपका KOH को भर दिया जाता है, मरकरी के ऑक्साइड और KOH को भरा होता है। पहले ये समझ में आ गया? सिंपल सा समझो कि एक कंटेनर होता है, ठीक है बच्चों। जैसा आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक गिलास है, तो जो गिलास की जो बाउंड्री है वो तो हो गई आपका एनोड, और उसके सेंटर में मान लीजिए आपने एक पेंसिल रख दी, तो जो पेंसिल है वो क्या होगा? वो कैथोड हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? है ना? और उन दोनों के बीच में, जैसे आप इसका सोचो, देखो अपन बच्चों गमले में पौधे लगाते हैं, गमले में पौधा लगाते हैं, बोलो, तो जो गमले की जो वॉल है वो तो एनोड हो गया, जो हमारा पौधा है वो क्या हो गया बच्चों? हमारा जो पौधा है वो हो गया कैथोड। अब उन दोनों के बीच में हम क्या भर के रखते हैं? पौधे के बीच में और उसके बीच में क्या मिट्टी भरी होती है, सैंड भरी होती है। वो किसका काम करेगी? वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगी। ये समझ में आ गया आपको? इतना समझ में आ गया? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों होगा क्या, ध्यान से सुनो। देखिए इसकी अगर मैं आपको रिएक्शन समझाऊं, बड़ी सिंपल सी, देखो सेल रिएक्शन। देखो देखो बच्चों, मैंने ऐसे लिखा, देखो जिंक और मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में। देखिए इसने ऑक्सीजन इसको दी, ठीक है, तो ये तो बन गया जिंक ऑक्साइड और ये बन गया मरकरी, ठीक है बच्चों। आप मुझे बताओ अगर किसी में ऑक्सीजन आके अटैच हुई तो उसका क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन हुआ बच्चों, बोलो। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया क्या? जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया क्या बच्चों? हो गया। अच्छा जिंक क्या था? जिंक क्या था बच्चों? जिंक एनोड था ना? जिंक एनोड था, पक्का? अब देखो बच्चों, अब देखो ग्रेफाइट जो है वो खुद तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो यूज आएगा यहाँ पर। अब देखो मरकरी का ऑक्साइड, ये देखो ये इसमें गया, तो यहाँ मरकरी देखो ये 0 था, ये तो गया +2 में, और यहाँ ये +2 था, ये गया 0 में। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया बच्चों? रिएक्शन समझ में आई आपको? सिंपल सी रिएक्शन है, बोलो आया क्या? अब अगर आप इसको और वैसे देखना चाहते हो तो देखो क्या कर सकते हो। देखो ऐसे बच्चों, देखो बताओ, एनोड पर ये जिंक है बच्चों, ये एनोड पर जो जिंक है ना वो देखो क्या करता है, सुनो, ये इसने रिएक्ट किया 2OH- के साथ, और इसने क्या बना दिया, देखो जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बना दो। एनोड पर जो जिंक है उसने KOH का OH- आयन लिया, ठीक है, और ये बना दिया। अब यहां पर ये जो बना, इसको पूरे को यूज लो आप, ठीक है, इसको देखो, और यहां से ये बना दो। देखो देखो बच्चों एक सिंपल सी बात है, एनोड की रिएक्शन में जो राइट साइड बना है ना, राइट साइड बना, उसको उठा के कैथोड के लेफ्ट साइड में रख दो, और उसकी रिएक्शन से आप हमेशा वो आयन बनाओ जो एनोड में यूज हो रहा है ना बच्चों? अब देखो बच्चों
फाइनली इस रिएक्शन को अगर आप एडिशन करके लिखोगे क्या बनेगा? देखो बच्चों ये तो कैंसिल हो रहे हैं, चेक कर लो आप, कैंसिल हो रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, कैंसिल हो रहे हैं? तो फाइनली तो बच्चों वही इक्वेशन आई ना ऊपर वाली जो मैंने लिखी थी, ये आई ना बच्चों, अलग तो नहीं आई ना? तो वो वाला मेथड ज्यादा बेटर है कि सीधा ऑक्सीजन का ट्रांसफर करके आप लिख दो। अब बच्चों एक चीज बताओ, देखो इस सेल रिएक्शन को देख के आप एक चीज बताओ कि इसमें कोई एक्वस आयन इन्वॉल्व हो रहा है क्या? फाइनल सेल रिएक्शन में क्या, फाइनल सेल रिएक्शन में कोई एक्वस आयन इन्वॉल्व हो रहा है क्या? सारी सॉलिड है या लिक्विड है? तो बोलो बच्चों कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्या इसका ई चेंज होगा क्या? कंसंट्रेशन चेंज करने पर ई चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब ये जो सेल है ना, ये थ्रू आउट लाइफ कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। भाई आप जब नर्स इक्वेशन लिखते हो बच्चों, इसके लिए मान लो अगर आपने नर्स इक्वेशन लगाई तो E इक्वल्स टू ई नॉट 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, दो जिंक ऑक्साइड Hg, ठीक है, इधर जिंक, इधर बच्चों ये तो सारे ही क्या है, ये वाला फैक्टर तो वैसे ही क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये वाला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा क्या? बोलो। अरे देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इनका वन लेंगे ना, सबका वन लेंगे बच्चों, सबकी वन कंसंट्रेशन लेंगे, है ना? तो बोलो ई किसके इक्वल आ गया? ई नोट आ गया। यानी अपन कह सकते हैं ये थ्रू आउट लाइफ, है ना, इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज, है ना बच्चों? वैसे ये आपको लगभग लगभग 1.3 वोल्ट तक दे सकते हैं। अच्छा अब सेल का यूज तो आप जानते हो बच्चों, सेल का यूज रेडियो में हो सकता है, ट्रांजिस्टर में हो सकता है, टॉयज में हो सकता है ना, रिमोट कंट्रोल में हो सकता है, तो ये सब तो आप लिख सकते हो ना यूज में, तो क्या है उसमें, तो ये समझ में आ गया बच्चों आपको? फाइनल ये पिक्चर समझ में आ गई क्या मरकरी सेल की, है ना बच्चों? अब देखो सुनो, मरकरी सेल के बाद बच्चों एक है ड्राई सेल। देखो ड्राई सेल है ना बच्चों, ये क्या होता है, ये होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसी सेल, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लांसी सेल। ये लेक्लांसी सेल बच्चों आप अभी है ना, जब आपको फिजिक्स की लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे ना, तब आपको लेक्लांसी सेल दिखाया जाएगा। आपको जब फिजिक्स की लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करवाएंगे ना, तो लेक्लांसी सेल आपको दिखाएंगे बच्चों। तो लेक्लांसी सेल तो काफी बड़ा सा होता है, ऐसे इस तरह का होता है, मतलब काफी बड़ा होता है, ठीक है बच्चों? उसमें बीच में ऐसे आपकी एनोड होता है, फिर इधर लिक्विड भरा रहता है ना? ये आप देखेंगे आप लेक्लांसी सेल, आपका प्रैक्टिकल है लेक्लांसी सेल का, तो है ना, बीच में ये इस तरह की एक रोड होती है, ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ठीक है? आपके सिलेबस में लेक्लांसी सेल तो फिजिक्स में है, ठीक है ना? जो ड्राई सेल है ना बच्चों, वो इसी का ही फॉर्म है, लेकिन वो इसका कैसा फॉर्म है, इसका मिनिएचर है बच्चों, एकदम इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसकी कैसी फॉर्म है? कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो अब देखो वापस इसमें क्या है, मैंने आपसे क्या बोला था कि बच्चों सेंटर में हमेशा कार्बन की आपकी रोड होगी इस तरह से, ठीक है बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ये मेटल की कैप लगी होगी, ये कुछ इस तरह की पिक्चर, ये जिंक का कंटेनर है, ये ग्रेफाइट की रोड है बच्चों, ठीक है? अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसके ये जो है ना, इसके चारों तरफ एक इस तरह का एक पोरस पेपर लगा होता है, ये पोरस पेपर है, ठीक है? ये पोरस पेपर जो है, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, इस ग्रेफाइट रोड
और पोरस पेपर के बीच में हमने यहां पर भर रखा है क्या, कार्बन प्लस MnO2, कार्बन पाउडर प्लस MnO2। आपने कभी किसी सेल को तोड़ा है बच्चों? आप में से कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी किसी सेल को तोड़ा होगा, तो आपने देखा होगा उसके अंदर आपका ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है उसमें, है ना, ब्लैक कलर का पाउडर निकलता है, वो क्या होता है, वो कार्बन होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बेटा सुनिए, यहां जो है इसके ये इस तरफ ये और ये, ठीक है बच्चों, यहां इसने भर रखा है ZnCl2 प्लस NH4Cl। तो चीजें समझ में आई, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों देखो इसकी रिएक्शन समझाता हूं, समझ लीजिए। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये ऐसे गया बच्चों, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये इस तरह से गया। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए ना, ध्यान से समझना इसको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले अमोनियम आयन लेगा। ठीक है, अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे लेता है, और लेके देखो बच्चों इसने क्या किया, इसने बना दिया 2NH3 और 2 हाइड्रोजन बन गया बच्चों। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन बनी है, ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है कि नहीं करती? नेसेंट हाइड्रोजन पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है कि नहीं करती? करती है बच्चों। अब देखो क्या होगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनो, ये MnO2 है बच्चों, हमने जो भर रखा है ना MnO2, MnO2 की स्ट्रक्चर में देखिए आपके पास ये इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो बच्चों एक हाइड्रोजन आया है ना, इसने इस बॉन्ड को तोड़ा और तोड़ के देखो इसने इसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आया? एक बॉन्ड को तोड़ा और उसको इसने कन्वर्ट कर दिया OH के अंदर। इस कंपाउंड के अंदर अब मुझे बताओ कि हाइड्रोजन अटैच होगी क्या? इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन अटैच हो गई क्या MnO2 में? रिडक्शन हो गया। और आप देखिए MnO2 कहाँ है? MnO2 आपने देखा होगा कैथोड के चारों ओर भरा हुआ है बच्चों। MnO2 कैथोड के चारों ओर भरा हुआ है। मैंने क्या बोला था, सेंटर में हमेशा कैथोड और बाहर हमेशा एनोड होता है। बोलो, अब मुझे बताओ हमारी हाइड्रोजन कितनी रिलीज हुई थी? 2 रिलीज हुई थी ना बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 MnO2 काम में लेने पड़ेंगे। तो 2 MnO2 हमने काम लिए, 2H क्या मिल जाएंगे, देखो बच्चों हमें मिल जाएगा 2MnOHO। ये समझ में आ गया? आप अगर ध्यान देना बच्चों, यहां मैग्नीज +4 में और यहां मैग्नीज +3 में, चेक करो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चों रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया क्या? MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और जैसे एक हाइड्रोजन अटैच हुआ उसका 3 आ गया। अब बोलो कैथोड पर अपन नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं? कैथोड पर नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। देखो जोड़ दो दोनों को, तो देखो बेटा क्या होगा, इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 2MnO2 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2MnOHO और ये मिल गया अमोनिया। बेटा यहाँ पर अमोनिया गैस जनरेट हो रही है, समझ में आ रहा है? कई बार आपने देखा होगा कि ये जो आपकी अमोनिया गैस जनरेट हुई, इसके कारण क्या होता है, आपका जो सेल है ना वो फूल जाएगा। आपने कई बार देखा है मोबाइल की बैटरी फूल जाती है बच्चों, मोबाइल की बैटरी फूल जाती है ना 1-2 साल बाद, होता है ऐसा, होता है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्या? अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या बच्चों? अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या? और साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको, Zn+2। तो बच्चों ये अमोनिया क्या करता है, इस जिंक के साथ मिलकर ऐसा कॉम्प्लेक्स भी बना देता है, कॉम्प्लेक्स बी
बना देता है बच्चों। समझ में आ रही है बात? तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण भी इसका धीरे धीरे क्या होता रहता है, कोरोजन होता रहता है। तो ड्राई सेल को अगर आपने लंबे टाइम तक ऐसे ही रख दिया ना, तो ऐसे ही खराब हो सकता है बच्चों, वो ऐसे भी खराब हो सकता है। क्योंकि देखो इसमें आपने भरा हुआ है अमोनियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए। अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सोल्ट है, और एसिडिक सोल्ट जनरली कोरोसिव नेचर के होते हैं, तो वो सेल को ऐसे ही खराब कर देगा। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई क्या? अच्छा, इसका जो वोल्टेज है, ये लगभग लगभग आपको वोल्टेज देता है बच्चों, इसका जो ये 1.25 से लेकर 1.5 वोल्ट तक आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। इसकी कंस्ट्रक्शन का सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, वो आप नोट से पढ़ लेना, ठीक है ना। यूजेस और आपको जानते हो बेटा, कार्बन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड का काम कर रही है। आप जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते थे तो ग्रेफाइट की जो रोड होती थी वो क्या करती थी, सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए क्या करती है, आपको मीन प्रोवाइड करती है, सोर्स होता है मतलब मूवमेंट के लिए, है ना। कार्बन जो है, ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर होता है ना। तो जो एनोड से जो रिलीज हुआ वो कैथोड में उसकी थ्रू पहुंचेगा फिर वो, ठीक है। चलिए अब बच्चों पर बात करते हैं। देखो बच्चों सुनो, लेड स्टोरेज बैटरी। ये लेड स्टोरेज बैटरी समझो बच्चों। देखो लेड स्टोरेज बैटरी क्या है वो समझते हैं अपन। अच्छा सारांश, बेटा मरकरी और कैडमियम वैसे पता होना चाहिए आपको कि काफी हैवी मेटल्स हैं और हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। तो कोशिश करते हैं कि ये मेटल्स सेल के अंदर ना हो, है ना, इसलिए लिखा होता है। और उससे उस सेल की आपकी पता है कॉस्ट बढ़ जाती है, काफी महंगे हो जाते हैं वो। हाँ बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी देखो, ये एक सेकेंडरी सेल है। देखिए बच्चों सुनिए, इसके अंदर जैसे मैं अगर इस तरह से बात करूं, ये कंटेनर लिया, ठीक है बेटा। इस कंटेनर में देखिए बच्चों क्या है कि आपके दो इस तरह से इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। ये इस तरह के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये ग्रिड लाइक होते हैं बच्चों। ग्रिड समझते हैं? ग्रिड का मतलब हो गया जाली जैसा, है ना। दोनों ग्रिड लाइक हैं, ठीक है बच्चों। और इनको मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर रखा है, मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एनोड है। तो एनोड में तो यहाँ पीबी का एक पाउडर भरा रहता है, और कैथोड वाले के अंदर भरा रहता है PbO2। समझ में आ गया? अच्छा, अब बीच में क्या चाहिएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम यहाँ पर बच्चों H2SO4 लेते हैं, है ना। 38% वेट बाय वॉल्यूम, H2SO4 लिया होता है 38% वेट बाय वॉल्यूम। और इसकी जो आपकी जो डेंसिटी आती है बच्चों, वो आती है 1.3 ग्राम पर ml। क्या समझ में आ गया? एनोड कैथोड समझ में आ गया बच्चों? एनोड समझ में आ गया क्या? एनोड पे देखो, एनोड किसका बना हुआ है, पीबी का। कैथोड कौन है आपका, PbO2 है बच्चों। और आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट बताओ, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। अच्छा बच्चों बताओ, आप लोगों ने अगर 11th ढंग से पढ़ी है तो लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, कौन बताएगा? लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, +2 या +4? +2 या +4? बेटा इनेट पेयर इफेक्ट लगता है, और इनेट पेयर इफेक्ट लगने के कारण लेड की +2 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। पढ़ा ना आप लोगों ने? Pb +2
more stable than Pb plus 4 due to inert pair effect। ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, एनोड में जो Pb है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ ये +4 में। यहां से समझना, सिंपल सी बात अभी समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, ये Pb, ये PbO2, देखो क्या होगा कि ये एक ऑक्सीजन इसको दे दे। कितनी ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन। तो जैसे इसको 1 ऑक्सीजन दे देगा बच्चों, तो बोलो दोनों में क्या बन गए बताओ? दोनों में क्या बन गए? पीबीओ में कन्वर्ट हो गए दोनों। दोनों पीबीओ में कन्वर्ट हो गए क्या? बोलो बच्चों। अब सोचो कि एक पीबी तो ये गया होगा मान लो, तो इसका तो क्या होगा बताओ? इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया क्या? इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया क्या? और इसका क्या हुआ बताओ? इसका क्या हुआ बताओ? रिडक्शन हो गया। हो गया बच्चों? ये समझ आया? अच्छा, एन की वैल्यू बताओ। एन की वैल्यू बताओ, कितने का चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? ऑक्सीडेशन नंबर में बच्चों 2 का चेंज आ रहा है। अब देखो बच्चों सुनो, लेड के जो ऑक्साइड होते हैं, है ना बेटा, लेड के ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक समझते हैं आप? एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये जो लेड का ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? लेड का ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? आपको क्या दिख रहा है? कौन सा कंपाउंड छूट रहा है अब? H2SO4। देखो बच्चों सुनो, तो हुआ क्या देखो, अब समझो आप कि ये Pb, ये PbO2, है ना, हमने ऐसा लिखा बच्चों PbO PbO। ये जो PbO है वो इस H2SO4 के साथ ये करेगा। तो देखो बेटा, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और बन गया PbSO4 प्लस H2O। बन गया? बन गया बच्चों? अब ऊपर PbO2 बने हुए हैं, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं क्या? इनके आगे 2 लगा दूं क्या? ऊपर PbO2 बने हुए हैं तो 2 लगा दें। तो फाइनली इक्वेशन देखो बच्चों ऐसी आ गई क्या? देखो सुनो, Pb PbO2 2H2SO4 2PbSO4 प्लस 2H2। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? रिएक्शन समझ में आ गई क्या? सिंपली किशोर प्रजापत, किशोर प्रजापत, रिएक्शन समझ में आई तेरे को? अब बच्चों n की वैल्यू 2 है ना? n की वैल्यू 2 है बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर कितने मोल H2SO4 का यूज हो रहा है? बोलो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर कितने मोल H2SO4 का यूज हो रहा है? 2 का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर कितने H2SO4 का यूज होगा? 1 होगा। ये बेटा समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई क्या? देखो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन और 2 फैराडे चार्ज, तो 2 मोल H2SO4। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 फैराडे चार्ज, तो 1 मोल H2SO4। ये समझ आ गया? ये लाइन अभी याद रखना, अभी अपन इसको आगे सीखेंगे कि क्या यूज आएगा। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है ना बच्चों, ये होती है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब समझते हैं आप? डिस्चार्जिंग का मतलब जब अपन सेल को यूज ले रहे होते हैं, जब अपन सेल को यूज ले रहे होते हैं, है ना बच्चों? आप मुझे बताओ, जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो साथ में वाटर बन रहा है क्या? जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या साथ में वाटर बन रहा है क्या? बन रहा है बच्चों? बोलो, साथ में वाटर बन रहा है क्या? बन रहा है। आप मुझे बताओ, जब वाटर बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा? वाटर बनेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो बच्चों H2SO4 की डेंसिटी क्या होगी? बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो H2SO4 की डेंसिटी डिक्रीज होगी ना? होगी बच्चों? तो अब देखो बच्चों, ये क्या करता है, अपन ऐसा बोलेंगे, देखो, फॉर्मिंग वाटर, है ना, डिक्रीजेस
डेंसिटी ऑफ H2SO4, ये H2SO4 की डेंसिटी को डिक्रीज करता है। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे ही H2SO4 की डेंसिटी है ना आपकी 1.3 ग्राम पर ml से 1.2 ग्राम पर ml पर आ जाती है, डिक्रीज हुई, इस कंडीशन में है ना आपको क्या होगा, सेल विल नॉट प्रोवाइड एनी करंट। अब वो सेल आपको कोई भी करंट नहीं देगा। तो अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपकी मोबाइल की बैटरी जब आपको चार्ज, आपको करंट नहीं दे पाती तो आपको क्या करना पड़ता है, रिचार्ज करना पड़ता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बोलो चार्जिंग करना पड़ेगा उसको, चार्जिंग इज रिक्वायर्ड। क्या ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आई। अब हमने क्या बोला था कि रिएक्शन ड्यूरिंग चार्जिंग, है ना बच्चों, जब चार्जिंग में लगाएंगे तो बेटा अब इसमें रिएक्शन कैसी होगी, जो ऊपर हुई थी ना जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी। देखो बच्चों 2PbSO4 प्लस 2H2O Pb प्लस PbO2 2H2O, ये समझ में आ गया, उल्टी लिख दी मैंने, कुछ नहीं किया, वापिस वाटर कंज्यूम हुआ, वापिस Pb और PbO2 बन गए और H2SO4 की डेंसिटी वापिस मेंटेन हो गई। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, ये जो मैंने एक सेल बनाया है ना बेटा, ये आपका जो सेल है ना ये आपको लगभग लगभग 2 वोल्ट तक वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। अब बच्चों मान लो मुझे टोटल 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, कितने वोल्ट की चाहिए, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की। तो ऐसे कितने सेल को मैं सीरीज में कंबाइंड कर दूं, 6 सेल को कंबाइंड कर दूं क्या। अच्छा आपने घर पे कभी बैटरी देखी होगी, घर पे जनरली जो हमारा इन्वर्टर लगा होता है तो उसमें आपने इस तरह से देखा होगा बच्चों, देखो सुनो, इस तरह के उसमें नोब लगे होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे देखे आप लोगों ने। हाँ आप बैटरी को कभी ऑब्जर्व करना बच्चों, और उसमें इस तरह के आपके वो इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे मान लो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव, ऐसे देखे आप लोगों ने इस तरह के, चेक करना कभी। तो बेटा ये जैसे ये एक सेल हुआ है ना, ये दूसरा सेल हुआ, ये इस तरह से ये तीसरा सेल हुआ, है ना। तो आप देखते होंगे कि जितना ज्यादा वोल्टेज चाहिए वो बैटरी उतनी बड़ी होती है और उसमें इस तरह के जो आपके पार्टीशन होते हैं वो उतनी ज्यादा होते हैं। कभी ऐसा आपने ऑब्जर्व किया बच्चों, ऐसा आपने कभी ऑब्जर्व किया। हाँ बेटा वही पुल की जो सुझा वही है, ये समझ में आ गई, बोलो बच्चों समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, एक हमारे पास देखो क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि आपकी एक फुल्ली चार्ज एक आपकी बैटरी है ना, फुल्ली चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी है, ठीक है। उस लेड स्टोरेज बैटरी में क्या हो रहा है कि हमने 1.5 लीटर ऑफ 5m H2SO4 ले रखा है, ठीक है ना। फुल्ली चार्ज लेड स्टोरेज बैटरी में हमने 1.5 लीटर ऑफ 5m H2SO4 ले रखा है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो सेल है ये आपको 2.5 एम्पियर की करंट, ठीक है, कितने मिनट तक देता है ना, 4965 मिनट तक देता है, ठीक है बच्चों। तो अब आपको कहता है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4, है ना, आपको कहता है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्जिंग। क्वेश्चन समझ में आया आपको,
बोलो बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? आप मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन पहले से कम होगी या ज्यादा होगी, कौन बताएगा? डिक्रीज करेगी ना बच्चों, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, डिक्रीज करेगी। सबसे पहले बताओ मुझे, आप मुझे बताओ कि इनिशियल मोल्स ऑफ H2SO4 कितने? इनिशियल मोल ऑफ H2SO4 कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, 5 इंटू 1.5, बोलो 7.5 हो गई क्या? M इंटू वी मोल्स होते हैं बच्चों, M इंटू वी मोल्स होते हैं क्या? ठीक है। अब मुझे बताओ, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, बोलो Q इक्वल्स टू आई टी, सीखा था। आई बच्चों दे रहा है 2.5, टाइम कितना है? 965 मिनट। ये इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ गया, चार्ज आ गया, बोलो चार्ज आ गया। अब अभी बताओ कि 1 मोल H2SO4 जब कंज्यूम होता है तो कितने चार्ज का आपने यूज किया था 1 मोल H2SO4 में? अभी आपको बताया था बच्चों मैंने, बोलो 1 फेराडे ना। तो मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो 9650 गुलाम चार्ज, वो 1 मोल H2SO4 कंज्यूम कर जाता है। जब इतना चार्ज का फ्लो होता है तो 1 मोल H2SO4 कंज्यूम हो जाता है। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये देखिए, अगर इतना चार्ज लेंगे तो 1/9650, ये बच्चों, ठीक है? ऐसा करेंगे क्या? वैसे तो आपको पता है कि ये फेराडे लॉ से होना चाहिए था, हमने फेराडे के तो फॉर्मूले यूज नहीं किए थे ना बच्चों। इसको सोल्व करने में बच्चों आएगा 1.5, ठीक है? इसका मतलब बताओ कितने मोल H2SO4 कंज्यूम हो गए? कितने मोल H2SO4 कंज्यूम हो गए? अरे 1.5 मोल हो गया ना कंज्यूम, 1.5 मोल H2SO4 कंज्यूम हो गया बच्चों। तो मुझे बताओ, कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो गए? 1.5। अब मुझे बताओ, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4 कितने मोल रह गए H2SO4 के? स्टार्टिंग में कितने थे? 7.5, 1.5 कंज्यूम हो गए तो 6 रह गए क्या? अब बताओ बच्चों, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाई 1.5, वॉल्यूम 1.5 है बच्चों, बोलो 1.5 है तो क्या आ जाएगा? 4m आ जाएगा। ये समझ में आया? तो बेटा पहले कॉन्सेंट्रेशन देखो क्या थी, 5m थी, अब कितनी रह गई? अब कितनी रह गई? 4m रह गई ना? रह गई बच्चों। क्या ये समझ में आया? आया बच्चों समझ में? अब बेटा सुनो एक बात,